दोस्तों, आज की वीडियो तेरे बिना रहना मुश्किल है। मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ। मायका छोड़कर जब पहली बार ससुराल आई थी, तब मुझे सबसे ज़्यादा दुख दादाजी से बिछड़ने का था। मैं दादाजी की लाडली थी, वो मुझे बहुत लाड लड़ाते थे। ससुराल में मैं दादाजी को बहुत मिस करती थी। मेरे ससुराल में सब संयुक्त परिवार में रहते थे। बहुत बड़ा परिवार था। मेरा सास ससुर तो दो जेठ जेठानी, उनके बच्चे, मगर इन सब के अलावा एक और हस्ती इस घर में रहती थी। वो थे मेरे दादा ससुर, मगर वो दादाजी जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। उनके चेहरे पर रुआब था। बड़ी बड़ी सफ़ेद मूछें और गंभीर चेहरे देखकर मुझे उनसे डर लगता था। घर में घूंघट की कोई बंदिश नहीं थी। फिर भी मैं जब दादाजी के कमरे में जाती थी तो डर के मारे थोड़ा सा घूंघट निकाल लेती थी। वो बहुत कम बोलते थे। मेरी सास ने बताया था कि दादी जी बहुत बोला करते थे, मगर 4 महीने पहले दादी जी का निधन होने के बाद गुमसुम से रहने लगे थे। मैंने अपनी दादी सास को नहीं देखा था, क्योंकि मेरी शादी के कुछ महीने पहले उनकी देहांत हो गया था। मगर उनकी एक बड़ी सी तस्वीर दादाजी के कमरे में दीवार पर टंगी हुई थी। बुढ़ापे की तस्वीर से ही अंदाज लगाया जा सकता था कि वो जवानी में बहुत सुंदर औरत रही होगी। मैंने नोटिस किया कि दादाजी के एक आदत थी कि वो दिन में कुर्सी पर बैठकर कुछ लिखते रहते थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी, इसलिए एक दिन जब दादाजी बाजार गए हुए थे, तब मैंने चुपके से उनके कमरे से गई और वह डायरी ढूंढने लगी जिसमें वो अक्सर लिखते रहते थे। मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अलमारी के एक खाने में मुझे वो डायरी मिल गई। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई और उसे अपने कपड़े में दबाकर अपने कमरे में ले आई। फिर उसे खोला कर देखने लगी। शुरू से खोला तो कुछ पुरानी हिसाबें लिखी हुई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न पलटने लगे। उसमें कुछ भी खास नहीं मिल रहा था। फिर आखिरी में कुछ प्रश्न ऐसे मिले जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। डायरी के कुछ आखिरी प्रश्नों के दादाजी ने एक खत लिख कर रखा था, जो इस प्रकार थी। प्रिय गोमती, आशा करता हूँ कि तुम सुकुश परम धाम पहुँच गई होगी और वहाँ से यहाँ का नज़ारा देख रही होगी। मैं भी यहाँ खुशपूर्वक हूँ, भरे पूरे घर में मज़े से रह रहा हूँ, मगर फिर भी एक खालीपन सा ऐसा लगता है कि भीड़ में भी कहीं अकेला हो। सब मेरे फिक्र करते हैं, पर भी पता नहीं क्यों तन्हा सा हूँ। तेरे जाने के बाद पता चला तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल है। जब तू आसपास रहती थी तब मैं बेफिक्र सा रहता था। जब हम लड़ते थे तुम 10-10 दिनों तक मुझसे बात नहीं करती थी। अंदर बेटे बहू के पास से सो जा करती थी, तब भी एक सुकून सा रहता था कि तू महफूज है। मगर अब जब तू नहीं है तो सब कुछ सूना सूना सा हो गया है। इस दिल को तो यकीन ही नहीं होता है कि तू चली गई है। दरवाजे की तरफ टांगी लगाए बैठी रहता हूँ कि तू अभी आएगी और पूछेगी, सोए नहीं क्या जी, तबीयत तो ठीक है। जब तू थी तब मैं घोड़े बेचकर सुख नींद सोया करता था। अब रातों को जागता रहता हूँ। थोड़ी सी आहट से आँख खुल जाती है। फिर रात भर पुरानी याद ताज़े करने के लिए तुम्हें याद करता हूँ, फिर रो देता हूँ। मैं खोई सी दादी जी का खत पढ़ रही थी। पता नहीं कब आँख भीग गई और आंसू निकल कर गाल पर आ गए।
मुझे नहीं पता था एक गंभीर और रुआबदार चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा है। मैं सुबकते हुए आगे पढ़ने लगी। लिखा था, अब तो हर रोज़ हर रह रह कर तेरी याद आती है। आजकल मैं बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाता। वे दादू दादू पुकारते रहते हैं और मेरे तेरी यादों में खोया रहता हूँ। तेरे साथ ज़िंदगी के 60 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। कैसे पता चलता तू थी ऐसी। तुझे याद जब तू पहली बार ब्याह कर आई, इस घर में आई थी, उस समय बहुत गरीब था, मगर तुमने उस गरीब को भी अमीर बना लिया था। खुद रूखा सूखा खा लेती थी, मगर मेरे लिए दही दूध रखने की भूलती नहीं थी। जब मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली तो अपने हिस्से के दूध दही भी मुझे खिला देती थी। तब मैं बहुत गुस्सा हुआ था। तब तो बोली थी, घर का मर्द मजबूत होना चाहिए जी। अगर मर्द मजबूत होगा तो औरत अपने आप मजबूत हो जाएगी। तुमने मुझे इतना मजबूत क्यों बनाया गोमू? इतना कि अब मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, मगर प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो भी बड़ी बेवफा निकली, चुपके से चली गई। बताया भी नहीं कि जा रही हूँ। रात को आराम से मेरे हाथ पर तकिए बनाकर सोई रहती थी और सुबह जब जगाया तो जगी ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तू चल गई है। तुझे देखकर यही लगता है कि तू अभी सो रही हो, अभी उठेगी और मुझसे बताएगी करेगी। जब अर्थी पर मैंने अंतिम बार तेरी मांग भरी तब मैंने जानबूझकर लंबी नहीं भरी। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं है यार। तुमने लंबी मांग भर भर कर मेरी उम्र पहले से ही बहुत लंबी कर दी है। इतना लंबी अब तेरे जाने के बाद वह उम्र एक सज़ा बन गई है। ना वक्त टकता है करता है, ना ही दिल लगता है। एक छुटकी की तरह एक जगह गुमसुम सा बैठा रहता हूँ। अपनी यात्रा पूरी कर चुपके से तेरे किसी स्टेशन पर उतर जाना अच्छी बात नहीं है। ये तो चीटिंग है गोपाल की अम्मा। चिट्ठी ख़त्म होते गई। उसके बाद बहुत सारी दर्द डूबे हुई शायरी लिखी हुई थी। मैंने डायरी दादाजी के बाजार से आने से पहले वापस उनकी अलमारी में जाकर रख दी। रात को मैंने अपने पति के सारी बात बताई। फिर उनसे कहा कि दादाजी के लिए ऐसी कुछ करो कि उनकी दिल लग जाए। मेरे पति अपने पिता और भाइयों से मशवरा किया। फिर उन लोगों ने शहर के बाहर एक खाली प्लाट में दादी जी का कद लला संग्राम की मूर्ति बनवाई। फिर उस जमीन के काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा दिए। जब दादी जी के जन्मदिन आया तब उन्हें तोहफा दिया गया। दादी जी की मूर्ति तो ऐसी बनी थी कि वो बहू दादी की लगती थी। ऐसे लगता था जैसे अभी बोलेंगी। भेंट कर दिए थे दादाजी, आंखों से आंसू आ गए थे। घर वाले पहली बार उन्हें रोते हुए देखा। अब दादाजी पूरे दिन उस छोटे से बगीचे में रहते थे। पौधे बड़े हो गए और उन्हें पर तरह के पंछी रहने लगे। काफ़ी सारे पंछी तो दादाजी के दोस्त बन गए थे। दादाजी उनके लिए पानी और चूहे की व्यवस्था कर देते थे। 82 साल की उम्र में भी दादाजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। मुझे अब उनसे डर नहीं लगता। अब ये मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझसे बात करते हैं और दादी के किस्से बताते थे। मैं चाहती हूँ दादा जी 100 साल जिए, क्योंकि उस वट पर वृक्ष की छाँव में हम सब बेफिक्र होकर सोते हैं। उनकी छाया में शांति एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे एक चलता फिरता स्कूल है। बच्चों की संस्कार, संस्कृति और परंपरा की शिक्षा देते रहते हैं।